हे गाइस, मैं हूं दिनेश और आप लोग को यूट्यूब स्टडी 2.0 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि आज से मैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ाने वाला हूं। वो भी 6 से 12 तक मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा 1 बाय 1। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो ये एनसीईआरटी का बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और वो भी प्लस पॉइंट ये है कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक टॉनिक का काम करेगा। तो आज मैं हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर लेके आया हूँ। तो चलते हैं, आज का हिस्ट्री क्लास 6 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला अध्याय है, क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि क्या चीज़ कब मिली है, कहाँ मिली है और कैसे मिला, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर ही। तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी भाषा, सिंपल भाषा में इस बुक में समझाया जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक लड़की का उदाहरण दिया हुआ है। क्या बोल रखा है कि रसीदा का सवाल है। ठीक है, रसीदा क्या है? एक लड़की है जिसकी सवाल क्या है, रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब एक सूचना थी, एक सनसनी खबर थी 100 साल पहले की। और वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो ध्यान से समझेंगे कि जब बहुत पहले की बात करते हैं तो उसके बारे में जानकारी हम कैसे कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका, कि कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएं, ध्यान समझेंगे कि इस बुक का यही खासियत होता है कि जो सवाल आपके माइंड में चल रही है वो ऑलरेडी इस बुक में पहले से ही रहेगा। तो कैसे पता लगाएंगे कि इतने साल पहले की क्या हुआ था। जैसे कि अचानक बोल जाएगा 2 साल पहले क्या हुआ था, 8,000 साल पहले क्या हुआ था। तो इसके बारे में कैसे पता लगाएं, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रखा है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, इसके लिए तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह भी जान सकते हो कि पिछले साल क्या हुआ था। तो पिछले साल क्या हुआ था ये भी जान सकते हो, और तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब कि उस समय की जानकारी हो, मतलब कि पिछले साल क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी हो। वैसे लोगों से आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था इसके बारे में ये सवाल है कि जब बहुत पहले क्या हुआ था तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे कि बहुत पहले कैसे क्या हुआ था, कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे, तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत मतलब कि पहले, ठीक है, अतीत यहाँ पहले वर्ड है। तो पहले के बारे में मतलब कि बहुत पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। बोला है कि बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, मतलब बहुत पहले लोग क्या खाते थे उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। कैसे कपड़े पहनते थे ये भी जान सकते हैं। किस तरह के घरों में रहते थे ये भी जान सकते हैं। और हम आखेटों को, मतलब कि आखेटक मतलब शिकारियों को आखेटक कहा जाता है। जो लोग शिकार करते हैं उसको आखेटक कहा जाता है। आखेटकों के बारे में भी जान सकते हैं। पशुपालकों के बारे में, मतलब जो पशु पालते थे। कृषक को बारे में जान सकते हैं। शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं। शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमें कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोल रखा, यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे, ध्यान समझेंगे, या फिर कौन सी संगीत गाते थे। तो अपने में अब अगर आप खुद ब खुद पीछे की बात करेंगे, अगर पीछे अपने जीवन के पीछे में जाएंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि पहले की खेल क्या था, अब लोग क्या खेलते थे। पहले क्या खेलते थे, पहले के बच्चे गांव में गिल्ली डंडा खेलते थे। आज गिल्ली डंडा ख़त्म हो गया, पबजी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो सारे खेल धीरे धीरे जैसे जैसे देश विकसित होते जा रहा है, कुछ चीज़ें
भूलते जा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ अवशेष स्रोत छूटते जाता है, जिसके कारण हम लोग पता लगाया जा सकता है। तो पहला हम लोग का सवाल यहाँ पर यह है कि लोग कहाँ रहते थे। तो एक मानचित्र है नीचे पे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या कि नर्मदा नदी के तट पर जाओ, मतलब कि पता लगाओ। इसमें क्या बोला गया कि लाखों वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे और यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक मतलब कि खाद्य संग्राहक, मतलब कि लोग जंगलों से खाद्य वस्तुओं को संग्रह करके रहते थे। जैसे यहाँ साफ साफ बोला है कि आसपास के जंगल की विशाल संपदा मतलब कि फल फूल वगैरह को, मतलब कि विशाल संपदा से परिचलित थे, मतलब कि कौन से चीज़ को खाना चाहिए, कौन से चीज़ को नहीं खाना चाहिए, इससे उन लोग परिचलित थे। ठीक है। और अपने भोजन के लिए जैसे क्या क्या खाते थे, जड़ खाते थे, फलों को खाते थे और अन्य उत्पादकों को भी खाद्य संग्राहक में भी रहते थे और जानवरों को आखेटक भी करते थे। आखेटक मतलब शिकार भी करके खाते थे। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग अब बोल क्या रहा है कि यह भी पता लगाओ कि उत्तरी पश्चिम में सुलेमान और किर्थदार पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में क्या हुआ था, तो इस क्षेत्र में ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 8000 पहले स्त्री और पुरुष ने पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसल उगाना शुरू कर दिया था। तो कहाँ पर ही सबसे पहले फसल उगना, मतलब कि 8 साल पहले कहाँ पे फसल उगाना शुरू कर दिया था, तो सुलेमान और किर्थदार पहाड़ियों के किनारे में। ठीक है। और यहाँ पर ही पशुओं को पालतू भी बनाया जाने लगा था। जैसे क्या क्या बनाते थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाने लगे थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट देखो क्या है कि उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना। तो ये पता लगाना है और ये इसकी खासियत क्या है कि यहाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हो गया था, कृषि का विकास हुआ था और यहाँ पर क्या उगाना शुरू किया था, तो सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो विंध्य क्षेत्र से ध्यान समझेंगे। अब इस डायग्राम को देखेंगे और इस डायग्राम से आप लोग पता लगाएंगे कि कौन सा जगह कहाँ पर ही है। तो आप लोग ये काम खुद से करेंगे, इससे आप लोगों का अनुभव भी होगा कि कौन सा जगह कहाँ पर ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इसी मानचित्र में क्या बोल रखा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाओ। सहायक नदी किसे कहते हैं, ध्यान समझेंगे कि वैसे नदी जो दूसरे नदियों में जाकर मिल जाए तो उसे सहायक नदी कहते हैं। ध्यान से देख लो, यहाँ पर डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। और इसमें क्या हो गया कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे में आरंभिक नगर का फले फूले, मतलब कि नगर बसना शुरू हो गया था। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्तियों इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो नगरों का विकास कब हुआ था, तो 2500, आज से 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हो गया था। कहाँ पे, समुद्री तट के किनारों पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन को पता लगाओ। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मतलब कि पहले को मगध और आज का बिहार, मतलब अब बिहार जो है पहले क्या बोला जाता था, मगध बोला जाता था। ठीक है, ध्यान समझेंगे, कहीं मगध बोला जाएगा तो समझ जाना है बिहार की बात कर रहा है। ये नाम से जाना जाता था। और इसके शासक, मतलब यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापन किया था, मतलब एक बड़ा राज्य का स्थापित किया था, मतलब कि बनाया था। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की थी, मतलब देश के और अन्य राज्यों में भी ऐसे राज्य का स्थापना की थी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब कि जब यात्रा करते थे, लोगों ने यात्रा करते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, बहुत सारे जोखिमों को करते थे। फिर भी ये यात्रा असंभव नहीं था। मतलब कि जो चाह लिया कि हमें यात्रा करना है वो कर लिया, ठीक है। असंभव नहीं था कि नहीं कर सकना, ये असंभव नहीं था, कर ही लिया, ठीक है। अब क्या बोल रखा था, कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी काम के तलाश में जाया करते थे, तो कभी लोगों ने क्या करते थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं, मतलब कि कहीं पर ही बाढ़ आ गया, कहीं पर ही मौसम बहुत गर्मी हो गई, तो जिसके कारण दूसरे जगह पे, या फिर पहले क्या थे कि लोगों ने जंगलों पर ही आश्रित रहते थे, ठीक है। अब जंगल में क्या हो जाता था कि जंगल में फल फूल या शिकार करके खाते थे। अब उस जंगल के किनारे या जहाँ रहते थे उसके पास के जंगल में सारे भोजन खत्म हो गए, तो जिसके कारण उन लोग उस जगह को छोड़ने पे मजबूर हो जाते थे और दूसरे जगह पे जाते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए, मतलब कि अच्छी स्थानों को और अच्छा लगे वैसे स्थानों को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये पहले की बात हो रहा है कि पहले क्यों जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। आज मतलब अभी यात्रा लोग क्यों करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्यों करते हैं। तो एक बार फिर मानचित्र में देखो, तो ध्यान से देखो, मानचित्र जो है पहाड़ी या पर्वत या समुद्र उपमहाद्वीपों के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। मतलब सीमा दिखाता है, ये अधिकतर सीमा का ही, कोई नदियाँ या पहाड़ एक सीमा है देश के लिए। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को भी पार करना आसान नहीं था। मतलब ये सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सका। मतलब कि कोई यहाँ से बहुत बड़ा समुद्र निकला हुआ है, ठीक है, समुद्र निकला हुआ है, तो इसको पार करना, जिसको जो चाह लिया वो पार कर लिया, और जो नहीं चाहा, मतलब कि जो डर गया, वो नहीं पार किया, ठीक है। तो यहाँ यही बोल रहा है कि जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को भी पार कर सके। अब उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। मतलब कुछ दूसरे उपमहाद्वीपों से भी आए और यहीं पर ही आकर बस गए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ ऐसे लोग आए और यहीं पर ही बैठ गए। और इस आवागमन से, मतलब कि आने और जाने की प्रक्रिया से हमारी संस्कृति को समृद्ध हुआ, मतलब कि एक विकसित हुआ समृद्ध। अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं, मतलब कि बहुत पहले के बारे में कैसे पता लगाएं। तो अतीत के लिए हम क्या करेंगे कि अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक तरीका है कि लिखी हुई, एक तरीका क्या है कि लिखी हुई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। मतलब कि पहले वाले अतीत में लिखी गई, मतलब कि बहुत पहले लिखी गई किताब को ढूंढो और पढ़ो। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो लिपि को हाथ से, जो बुक हाथ से लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसी पांडुलिपि को क्या कहा जाता है, मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है। और मेन्यू स्क्रिप्ट, जो शब्द मेन्यू जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ है, ठीक है, तो से निकला हुआ है। और ये पांडुलिपियाँ तातपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशिष्ट तरीके से तैयार किए गए भोजन पात्र में लिखी जाती थी, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे कि अतीत के बारे में कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत पुराने बुक को पढ़ो, ठीक है,
वैसे बुक को पढ़ो जो हाथ से लिखा गया था, और हाथ से लिखे गए बुक को क्या बोला जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है, और इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। भुर्ज नामक पेड़ के छाल होते थे, ठीक है, जो भोजन पात्र मतलब भोजन करने के लिए तैयार किया जाता था, उसी में लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एक तस्वीर, तो आप इसे अच्छी से देख सकते हैं। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, ठीक है। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, मतलब आज भी ऐसे कई पांडुलिपियां पाई जाती है। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, मतलब कि अधिकतर ये मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यापार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है, और इसमें से कई संस्कृति में भी लिखे हुए हैं, संस्कृत में भी लिखे हुए कई चीज़ जो आपको क्या मिला है? संस्कृत से भी मिला है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो अभिलेख किसे कहते हैं? वैसे लेख जो पत्थर में या फिर बड़े बड़े चादरों में या कठोर धातुओं में उत्कृत मतलब लिखवाई गई है, वैसे को अभिलेख कहा जाता है। और लिखाएँ कौन कौन थे? या लिखवाएँ किसके द्वारा जाते थे? तो शासकों द्वारा लिखवाए जाते थे, वहाँ के लोगों द्वारा लिखवाए जाते थे, ताकि लोग उसे पढ़ सके, ठीक है, पढ़ सके, देख सके तथा उसका पालन कर सकते। जैसे कोई राजा कोई रूल लागू कर दिया, तो वो रूल क्या करते थे? सबको कान में जाके या कहीं पे बैठक बना के नहीं बोलेंगे, वो शिलालेख या अभिलेख लिखवा देते थे, और क्या करते थे? जगह जगह पे लगवा देते थे, उससे लोग पढ़ लेते थे और वो जानकारी उससे हासिल हो जाती थी। तो ये शिलालेख के बारे में भी हम लोग पढ़ें, ठीक है। अब शिलालेख बहुत सारे ऐसे मिले हैं, और क्या बोले हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में मतलब कि पहले बनी हुई है, जो प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातात्विद कहलाता है, मतलब कि जो चीज़ पहले बना हुआ है, ठीक है, पहले बना हुआ है, जैसे कि पत्थर में लिखा गया शिलाभिलेख, ये सारे कुछ। और वैसे लोगों को जो अध्ययन करता है, मतलब खोज वगैरह करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पुरातात्विद बोला जाता है, ठीक है। और पुरातात्विद पत्थर ईंटों से बने इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों को अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से रखेंगे कि बहुत अभी आगे चल के पुरातात्विद ये वर्ड बहुत मिलेगा। तो पुरातात्विद किसे कहते हैं? तो वैसे लोग को पुरातात्विद कहते हैं जो अध्ययन करता है क्या क्या? तो अतीत में बने पत्थर, ईंटों के इमारतें, अवशेष, चिन्हों, मूर्तियों को अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बना हुआ है, जैसे कि ये मृत भांड है, ये सारे कुछ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को जो अध्ययन करता है उसे क्या बोला जाता है? पुरातात्विद बोला जाता है। चलिए पूछे क्या, ध्यान समझेंगे। अब तिथि ध्यान से देखेंगे। तिथियों का मतलब क्या है? तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म परवर्त ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों को ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। ध्यान से समझेंगे। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को उल्लेख
करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे कि तिथि आप समझ गए होंगे कि तिथि किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा तिथि के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है, तो इसके भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे कि अंग्रेजी में BC, जैसे हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व होता है। ठीक है, और कभी कभी तुम तिथियों में से पहले AD, मतलब हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो, तो यह एनो डोमिनी हो, जैसे कि नामक 2 लैटिन शब्द है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या है कि एनो डोमिनी जो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, और कभी कभी AD के जगह CE, ठीक है, तथा BC के जगह में BCE का प्रयोग होता है, और CE अक्षर का प्रयोग करते हैं। CE अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब हम इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के लिए इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। और कि ईस्वी कब बोलते हैं या ईसा पूर्व कब बोलते हैं, ईस्वी कब बोलते हैं, ये सारे यहाँ पे डिटेल से आपका दे रखा है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा। तो आज का लेसन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।